अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ डिस्कस हम करने जा रहे हैं परवेज इलाही साहब का धमकियां और मिशन, और साथ में नवाज शरीफ साहब के यहाँ राना सनाउल्लाह की हाजिरी, और वहाँ पे नून लीग के हवाले से बड़े फैसले किए गए, अहम फैसले पाकिस्तानी सियासत में। इसके साथ साथ हम एक और अहम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। कल के दिन में इमरान खान साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन वालों को, और वहाँ पे उनके जिस तरह रवैया था और जो बात थी कि डट कर खड़ा है कप्तान, वो सब हो गया अब ढेर। डट कर खड़ा है कप्तान नहीं, बल्कि कप्तान साहब ने खुद कह दिया है कि जनाब मैं डट के नहीं खड़ा, अब चूंकि मेरी जान को खतरा है, और क्या है कि अब मैं बुलेट प्रूफ यानी कि अपने आप को बंद करके बंद कमरों में या स्क्रीनें लगाकर मैं लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करूंगा, मैं जल्द से जुलूस करूंगा। अब उनसे भाई पूछा जाए, हालांकि उनके ही फॉलोअर्स मतलब यूथ आज से कुछ अर्सा पहले कहते थे जब कि बिलावल ने बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे या नवाज शरीफ ने बुलेट प्रूफ के स्क्रीन, हालांकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जिस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे थे बुलेट प्रूफ जो है वो कंटेनर या बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर वो ये सब कुछ तकरीर कर रहे थे, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि ये लोग आवाम से डरते हैं, देखो हमारा कप्तान जो है मैदान में खड़ा है। हालांकि देखा जाए जनाब कि कप्तान साहब को जो गोलियों का ड्रामा जिस तरह रचाया गया, और उसके बाद अभी तक उनकी टांग भी सही नहीं हुई। हालांकि हमारी रब करीम से दुआ है कि माँ अल्लाह ताला करीम उनको जो है ना सेहत कामला अता फरमाए। तो इसके बाद वो यानी कि उनके अंदर से वो सब कुछ निकल गया है। अब वो डट के नहीं खड़े, बल्कि वो अब आवाम में आने से कतरा रहे हैं, और कतरा नहीं रहे बल्कि कतराने के साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि अपने आप को अब वो बुलेट प्रूफ जो है ना कंटेनर के अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे, या मे भी जो तहरीक चलेगी वहाँ आवाम डंडे सोटियाँ खाएंगे और खान साहब लाइव खिताब करेंगे। यही कुछ होने जा रहा है जनाब नेक्स्ट की सियासत में। तो उनके जिस तरह रवैये से भी ज़ाहिर हो रहा था कि वो BBC के साथ जिस तरह वो खुलकर पहले बातें करते थे बड़े अकड़ के, वो सब कुछ ख़त्म हो नज़र आ रही थी। लगता है मामला वो जिस तरह चाह रहे थे कि उनके पीछे वो सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ नज़र नहीं होता आ रहा। अब इनके पास सिर्फ एक आखिरी जो है वो पत्ता बच्चा है, मतलब शतरंज का जिसको मोहरा कह लें, कि वो आखिरी इनके पास सपाई आप बच गया है, जिस पे वो खेल रहे हैं कि जी पंजाब असेंबली में परवेज इलाही को जो मिशन दिए सौंपा गया है कि जनाब आपने हर सूरत जो है पंजाब के हालात सेट नहीं होने देना। आपने पहले असेंबलियाँ तहलील की कहानी चलाई रखी। क्यों भाई असेंबलियाँ तहलील कहानी क्या था? आप टाइम पूरा करते, आपको यकीन था पंजाब में आपकी हुकूमत थी। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं, ठीक है। सूबों के पास बस यही नहीं है कि दिफा नहीं है और खारजा नहीं है, बाकी सूबे खुद मुख्तियार हैं। आप सूबों के अंदर हालात बेहतर करते हैं, लेकिन आपने हालात बेहतर करने की बजाय आपने मुल्क के अंदर खलफिशार और मुसलसल जो है अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने की बजाय आपने इलेक्शन का रास्ता चुना, असेंबली तहलील कर दी। अब आराम से बैठकर वो बना लें कि भाई ये हम वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला सेटअप के लिए आप अपने नाम तजवीज़ करें। आपने नाम तजवीज़ करने के बाद मुसलसल जो है वो कहानी आ रही है कि मुसलसल चेंज किए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भी गवर्नमेंट ने भी कह दिया जो पहले नाम आए हैं वही पार्लिमानी कमेटी में पेश किए जाएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि परवेज इलाही साहब को मालूम है कि पार्लिमानी कमेटी का हम जो है ना फैसला नहीं मानेंगे, मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन का जो है ना उन्होंने वक्त से पहले कह दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं मानूंगा, मतलब हम नहीं मानेंगे। हमसे उनकी क्या मुराद है? मतलब वही सारा क्लब जो है। क्यों भाई नहीं मानोगे? क्योंकि इस तरह अगर हालात सेट हो जाएंगे, हालात सेट हो गए तो यार हमसे वो 250 अरब रुपए का भी हिसाब मांग लिया जाएगा। हो सकता है हालात स्टेबल हो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो, तो वो 20,000 अरब रुपए का भी हिसाब मांगा जाएगा कि भाई 20,000 का आपने कर्जा लिया था, कहाँ लगाया है? कोई तरक्याती काम क्या किया है? कुछ बताएं ना।
کہ آپ نے اتنا قرضہ لے کر کہاں. تو یہ سب کچھ ان کا مشن ہے کہ معاملہ سٹیبل نہ ہو. یہ کہانی ہے اور یہی اس کا مشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کل کی ڈیٹ میں بڑے اہم فیصلے ہوئے کہ مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کی قیادت کیوں باہر بیٹھی ہے, کیوں وہ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ ملک میں واپس آنا ہے, کیوں نہیں چاہتے. نواز شریف کی بات کلیئر ہے کہ وہ ان پہ کیسز ہیں, اگر وہ ملک کے اندر آتے ہیں تو فوری طور پر چونکہ وہ ایک عدالتی حکم کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا قانون کے تحت. اگر وہ گرفتاری نہیں دیتے تو معاملہ پھر خراب ہوگا. اس لیے لیکن مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا پہلے 23 یعنی کہ 23 جنوری کا ٹائم تھا کہ 23 جنوری کو وہ واپس آ رہے ہیں. اب کہانی آ رہی ہے کہ بھائی وہ 27 جنوری کو واپس آ رہی, اور وہاں پہ بڑے اہم فیصلے اور پارٹی کو فعال کرنے کے حوالے سے رانا ثناء اللہ پہ اور پرویز رشید کو جو ہے نا وہ بڑی بڑی ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں, ان کو جو ہے اہم معاملات سونپے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. وہ فائل کیا تھی, وہ اس کے متعلق مختلف ویلاگر, مختلف سیاسی تجزیہ کار جو ہے مختلف کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس فائل میں وہ سب کچھ پنجاب اسمبلی کے متعلق جو کچھ ہوا وہ ساری رپورٹ تھی, کس طرح معاملہ چلا. لیکن اگر 27 جنوری کو جو ہے وہ واپس آتی ہیں مریم نواز, ایک تو یہ کہانی ہے کہ ان کی جو ہے پہلے معاملہ ظاہر کیا کہ بیماری کی وجہ سے شاید لیٹ ہے, لیکن ہو سکتا ہے دوسری یہ بھی رائے ہے کہ مے بی چونکہ استقبال کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس طرح مریم نواز کا استقبال کیا جائے گا. تو اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز کا بڑے جو ہے نا دھوم دھڑکے کے ساتھ استقبال ہوگا پنجاب کے اندر, اور اگر استقبال کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر مستقبل میں نون لیگ اپنا کھویا ہوا مقام پنجاب میں دوبارہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نون لیگ کی قیادت خود میدان میں اترے. یہ فیصلے ہوئے لندن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم فیصلہ کہ ابھی تک نون لیگ کے ہمارے پٹواری بھائی کے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, تو وہ بھی کلیئر کٹ وہاں پہ میسج گیا ہے کہ بھائی ہاتھ شاتھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, آپ کے اپنے اندرونی مسائل کا آپ خود شکار ہیں, ہاتھ نہیں ہو رہا. وہاں پہ یہ بھی معاملہ ڈسکس ہوا ہے, لہٰذا وہ ساری کہانی وہاں بھی وہ بھی ڈسکس ہو چکی ہے. ویورز, اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویلاگ میں کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.